भारतीय इतिहास में मुगल एम्पायर का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। लगभग 2 शताब्दियों तक ये साम्राज्य भारत के विशाल भूभाग पर शासन करता रहा और अपनी प्रशासनिक व्यवस्था, सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक प्रभाव के कारण एक महान साम्राज्य के रूप में जाना जाता था। लेकिन इतिहास में हर शक्ति का एक उत्थान और पतन होता है। मुगल साम्राज्य के लिए ये मोड़ विशेष रूप से उस समय आया जब इसके सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक औरंगजेब का निधन हुआ। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। उस समय मुगल साम्राज्य भौगोलिक रूप से बहुत विशाल था, लेकिन इसकी आंतरिक स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं रह गई थी। औरंगजेब ने अपने लंबे शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार तो किया, लेकिन इसके लिए उन्होंने लगातार युद्ध किए। विशेष रूप से दक्षिण भारत में मराठों के खिलाफ लंबे अभियानों ने साम्राज्य के संसाधनों को कमजोर कर दिया। जब औरंगजेब जीवित थे, तब उनकी व्यक्तिगत शक्ति और प्रशासनिक नियंत्रण के कारण साम्राज्य किसी तरह स्थिर बना हुआ था। लेकिन उनके निधन के बाद वो केंद्रीय शक्ति समाप्त हो गई जो पूरे साम्राज्य को एकजुट रखती थी। इसके परिणाम स्वरूप मुगल दरबार में उत्तराधिकार के संघर्ष शुरू हो गए। औरंगजेब के पुत्रों के बीच सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। अंततः बहादुर शाह प्रथम सत्ता में आए, लेकिन उनका शासन अपेक्षाकृत कमजोर था। वे अपने पिता की तरह पूरे साम्राज्य पर कठोर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सके। इसी समय भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नई शक्तियां उभरने लगीं। पश्चिम और मध्य भारत में मराठा एम्पायर तेजी से शक्तिशाली बन रहा था। मराठा नेताओं ने मुगल प्रशासन की कमजोरियों का लाभ उठाकर अपने प्रभाव का विस्तार करना शुरू कर दिया। उत्तर पश्चिम भारत में भी नई राजनीतिक शक्तियां उभर रही थीं। पंजाब क्षेत्र में सिख समुदाय धीरे धीरे संगठित हो रहा था। आगे चलकर यही शक्ति सिख एम्पायर के रूप में विकसित होने वाली थी। इसी समय मुगल साम्राज्य के भीतर भी प्रांतीय गवर्नरों की शक्ति बढ़ने लगी। कई सूबेदार और नवाब अब लगभग स्वतंत्र शासकों की तरह व्यवहार करने लगे। बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसे क्षेत्रों में स्थानीय शासकों ने धीरे धीरे अपने अपने प्रशासनिक ढांचे को स्वतंत्र रूप से संचालित करना शुरू कर दिया। ये स्थिति मुगल साम्राज्य के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण थी। एक समय था जब दिल्ली की सत्ता पूरे भारत में प्रभाव रखती थी, लेकिन अब वही सत्ता धीरे धीरे सीमित होती जा रही थी। दिल्ली का सम्राट अभी भी औपचारिक रूप से सर्वोच्च शासक माना जाता था, लेकिन वास्तविक शक्ति कई क्षेत्रों में स्थानीय शासकों के हाथों में पहुंच चुकी थी। इस प्रकार औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य एक ऐसे दौर में प्रवेश कर गया जहां उसकी वास्तविक शक्ति तेजी से घटने लगी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल एम्पायर एक ऐसे दौर में प्रवेश कर गया जहां उसकी वास्तविक शक्ति तेजी से घटने लगी। साम्राज्य बाहर से अभी भी विशाल दिखाई देता था, लेकिन उसके भीतर कई राजनीतिक संकट उभर रहे थे। सबसे बड़ा संकट था उत्तराधिकार का संघर्ष। मुगल परंपरा में स्पष्ट उत्तराधिकार का नियम नहीं था, इसलिए हर बार सम्राट की मृत्यु के बाद राजकुमारों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो जाता था। औरंगजेब के बाद भी यही हुआ। अंततः बहादुर शाह प्रथम ने सत्ता संभाली, लेकिन उनका शासन लंबे समय तक स्थिरता नहीं ला सका। बहादुर शाह प्रथम एक अनुभवी शासक थे, लेकिन वे ऐसे समय में सत्ता में आए थे जब साम्राज्य के कई हिस्सों में विद्रोह और असंतोष बढ़ चुका था। उन्होंने इन समस्याओं को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी शक्ति सीमित थी। मराठों की शक्ति लगातार बढ़ रही थी। पश्चिम और मध्य भारत में मराठा एम्पायर ने कई क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। मराठा सेनाएं तेजी से आगे बढ़ रही थी और कई बार मुगल प्रशासन से कर वसूलने लगी थी। ये स्थिति मुगल सत्ता के लिए गंभीर चुनौती बन गई। इसी समय उत्तर पश्चिम भारत में भी अस्थिरता बढ़ रही थी। पंजाब क्षेत्र में सिख समुदाय धीरे धीरे संगठित सैन्य शक्ति में बदल रहा था। आगे चलकर यही शक्ति सिख एम्पायर के रूप में विकसित होने वाली थी। इस परिवर्तन ने उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया। मुगल साम्राज्य के भीतर भी कई प्रांत लगभग स्वतंत्र हो गए थे। बंगाल में नवाबों ने अपनी स्वतंत्र प्रशासनिक व्यवस्था विकसित कर ली थी। इसी प्रकार अवध और हैदराबाद जैसे क्षेत्रों में भी स्थानीय शासकों ने अपने अपने शासन को मजबूत करना शुरू कर दिया। इस स्थिति का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि दिल्ली की सत्ता केवल प्रतीकात्मक रह गई। मुगल सम्राट अभी भी औपचारिक रूप से पूरे साम्राज्य का शासक माना जाता था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण उसके हाथों से निकल चुका था। दरबार के भीतर भी राजनीति और षड्यंत्र बढ़ने लगे। कई शक्तिशाली दरबारी और सैन्य अधिकारी सत्ता को नियंत्रित करने लगे।
इससे सम्राट की स्थिति और कमजोर हो गई। इसी समय विदेशी आक्रमणों ने भी मुगल साम्राज्य की कमजोरी को उजागर कर दिया। 1739 में फारस के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली तक पहुंच गया। इस आक्रमण ने मुगल साम्राज्य की सैन्य और राजनीतिक व्यवस्था को पूरी दुनिया के सामने प्रकट कर दिया। नादिर शाह की सेना ने दिल्ली को लूटा और भारी धन संपत्ति लेकर वापस लौट गई। इस घटना ने मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को गहरी चोट पहुंचाई। अब यह स्पष्ट हो गया कि दिल्ली की सत्ता पहले जैसी मजबूत नहीं रही। इस प्रकार औरंगजेब की मृत्यु के बाद केवल कुछ ही दशकों में मुगल साम्राज्य की स्थिति काफी बदल चुकी थी। केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई थी, प्रांत स्वतंत्र हो रहे थे और बाहरी शक्तियां भी हस्तक्षेप करने लगी थीं। 18वीं शताब्दी के मध्य तक मुगल एम्पायर की स्थिति काफी कमजोर हो चुकी थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो राजनीतिक अस्थिरता शुरू हुई थी, वो अब गहरे संकट में बदल चुकी थी। मुगल सम्राट अभी भी दिल्ली की गद्दी पर बैठते थे, लेकिन उनकी शक्ति अधिकतर औपचारिक रह गई थी। वास्तविक सत्ता अब कई क्षेत्रीय शक्तियों और सैन्य सरदारों के हाथों में बंटने लगी थी। इसी समय भारत की राजनीतिक कमजोरी का लाभ विदेशी आक्रमणकारियों ने भी उठाना शुरू किया। 1739 में फारस के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। ये आक्रमण मुगल साम्राज्य के इतिहास में एक अत्यंत निर्णायक घटना साबित हुआ। नादिर शाह की सेना ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और वहां भयंकर लूटपाट हुई। दिल्ली की इस लूट ने मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को गहरी चोट पहुंचाई। जो राजधानी कभी पूरे एशिया की सबसे समृद्ध और शक्तिशाली नगरी मानी जाती थी, वही अब असुरक्षित और कमजोर दिखाई देने लगी। नादिर शाह अपने साथ अपार धन संपत्ति लेकर वापस चला गया, जिसमें प्रसिद्ध मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी शामिल थे। नादिर शाह के आक्रमण के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति और अधिक अस्थिर हो गई। अब उत्तर पश्चिम दिशा से एक और शक्तिशाली आक्रमणकारी उभरा, अफगान शासक अहमद शाह दुर्रानी। उन्होंने कई बार भारत पर आक्रमण किया और उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर दी। इसी समय भारत के भीतर भी नई राजनीतिक शक्तियां तेजी से उभर रही थीं। मराठा शक्ति अब अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। मराठा एम्पायर ने कई क्षेत्रों में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था और दिल्ली की राजनीति में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। मराठों का उद्देश्य केवल क्षेत्रीय विस्तार नहीं था, बल्कि वे मुगल साम्राज्य की जगह एक नई राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। कई बार ऐसा प्रतीत होने लगा था कि मराठा शक्ति ही भारत की नई केंद्रीय शक्ति बन सकती है। इसके साथ साथ पंजाब क्षेत्र में भी एक नई शक्ति उभर रही थी। सिख समुदाय धीरे धीरे संगठित होकर एक सैन्य शक्ति में बदल रहा था। आगे चलकर यही शक्ति सिख एम्पायर के रूप में विकसित हुई। इस प्रकार भारत की राजनीतिक स्थिति अत्यंत जटिल हो गई थी। एक ओर मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था, दूसरी ओर नई क्षेत्रीय शक्तियां उभर रही थीं और तीसरी ओर विदेशी आक्रमणकारियों का खतरा भी बना हुआ था। इसी समय यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भी भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगीं। इनमें सबसे प्रभावशाली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। प्रारंभ में ये कंपनी केवल व्यापार करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने भारतीय राज्यों के बीच चल रहे संघर्षों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। भारत की राजनीतिक अस्थिरता कंपनी के लिए एक अवसर बन गई। वे कभी एक राज्य का समर्थन करते, कभी दूसरे का। इस प्रकार वे धीरे धीरे अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने लगे। इस समय तक ये स्पष्ट हो चुका था कि मुगल साम्राज्य की पुरानी संरचना अब लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है। दिल्ली की गद्दी अभी भी मौजूद थी, लेकिन उसका प्रभाव सीमित हो चुका था। 18वीं शताब्दी के अंत तक मुगल एम्पायर केवल एक प्रतीकात्मक शक्ति बनकर रह गया था। कभी यह साम्राज्य पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक व्यवस्था माना जाता था, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद धीरे धीरे उसकी वास्तविक शक्ति समाप्त होती चली गई। अब दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला सम्राट अधिकतर औपचारिक शासक बन चुका था, जबकि वास्तविक सत्ता अलग अलग शक्तियों के बीच बंट चुकी थी। मुगल सम्राट अभी भी अपने नाम से सिक्के चलवाते थे और औपचारिक रूप से शाही आदेश जारी करते थे, लेकिन उनके आदेशों का प्रभाव सीमित क्षेत्रों तक ही रह गया था। कई प्रांतों में स्थानीय नवाब और सूबेदार लगभग स्वतंत्र शासकों की तरह शासन करने लगे थे। बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसे क्षेत्रों में स्थानीय शासकों ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत कर लिया था और वे केवल नाम मात्र के लिए मुगल सम्राट को स्वीकार करते थे। इसी समय भारत की राजनीति में मराठों का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। मराठा एम्पायर ने कई बार उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया और दिल्ली तक पहुंच गया। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि मराठा शक्ति ही भारत की नई केंद्रीय शक्ति बन सकती है, लेकिन भारत की राजनीतिक स्थिति अत्यंत जटिल थी। मराठों, अफगानों, सिखों और विभिन्न क्षेत्रीय राज्यों के बीच लगातार संघर्ष होते रहे। इसी कारण कोई भी शक्ति पूरे भारत पर स्थायी नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकी।
इस अस्थिरता का सबसे अधिक लाभ यूरोपीय शक्तियों को मिला। विशेष रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारत की राजनीति में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। प्रारंभ में कंपनी केवल व्यापार करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने सैन्य और राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर ली। 1757 में हुए बैटल ऑफ प्लासी और 1764 के बैटल ऑफ बक्सर जैसे युद्धों ने कंपनी को भारत में एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति बना दिया। इन घटनाओं के बाद कंपनी ने धीरे धीरे भारत के बड़े हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। मुगल सम्राट अब केवल एक औपचारिक पद बनकर रह गए थे, यहाँ तक कि कई बार उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए भी ब्रिटिश शक्ति पर निर्भर रहना पड़ता था। इस स्थिति ने स्पष्ट कर दिया कि मुगल साम्राज्य की वास्तविक शक्ति समाप्त हो चुकी है। अंततः 1857 में जब भारत में एक बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे इतिहास में इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 कहा जाता है, तब मुगल साम्राज्य का अंतिम अध्याय भी समाप्त हो गया। इस विद्रोह के दौरान अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को विद्रोहियों ने प्रतीकात्मक रूप से अपना नेता घोषित किया, लेकिन जब ब्रिटिश सेना ने विद्रोह को दबा दिया, तब बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें भारत से निर्वासित कर दिया गया। इसके साथ ही मुगल साम्राज्य का औपचारिक अंत हो गया। इस प्रकार औरंगजेब के बाद धीरे धीरे वो महान साम्राज्य समाप्त हो गया, जिसने कभी भारत की राजनीति, संस्कृति और समाज पर गहरा प्रभाव डाला था। उसके स्थान पर एक नई औपनिवेशिक व्यवस्था स्थापित हो गई, जिसने भारत के इतिहास को एक नए युग में प्रवेश कराया। फिर भी मुगल साम्राज्य की विरासत पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, स्थापत्य कला, साहित्य और सांस्कृतिक परंपराएं आज भी भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए जब हम ये प्रश्न पूछते हैं कि औरंगजेब के बाद क्या बचा, तो उसका उत्तर केवल एक राजनीतिक पतन की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे साम्राज्य की विरासत भी है जिसने सदियों तक भारतीय सभ्यता को प्रभावित किया।